एक बार पुनः स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 7 पर, कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। इसमें हमने पहले वाले वीडियो के अंदर देखा है कि कण किसे कहते हैं, कणों के निकाय से क्या तात्पर्य है और द्रव्यमान केंद्र की अवधारणा क्या है। अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दृढ़ पिंड किसे कहते हैं, सबसे पहली चीज़, और कुछ परिमित आकार की वस्तुएं जिनके आकार नियत होते हैं उनके द्रव्यमान केंद्र की स्थितियां क्या होती है। तो इस पर बात करेंगे हम, विभिन्न वस्तुएं, इनके द्रव्यमान केंद्रों की स्थितियां ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले कि हम समझ लेते हैं कि दृढ़ पिंड किसे कहा जाता है। तो जैसा कि हम वस्तु की अवस्थाएं जानते हैं कि वस्तुएं ठोस होती हैं, द्रव होती हैं, गैस अवस्था में भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर दृढ़ पिंड से तात्पर्य है कि ऐसी वस्तुएं जिनका एक निश्चित आकार होता है, यानी कि परिमित आकार होता है, बाह्य बल के प्रभाव से उनके आकार में परिवर्तन नहीं होता है। वो जिन कणों से मिलकर बनी होती है उन कणों की स्थितियां भी नियत होती है, उनकी ओरिएंटेशन जो है वो बदलते नहीं है, अर्थात वो वस्तु के अंदर एक दृढ़ता के साथ में बंधे हुए रहते हैं। तो दृढ़ पिंड हम उस निकाय को कह सकते हैं, कणों के उस निकाय को कहते हैं जिसके अंदर कणों की स्थितियां निश्चित होती है, बाह्य बल के प्रभाव से उनकी स्थितियों में, आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे पिंड को दृढ़ पिंड कहा जा सकता है। जितनी भी ठोस वस्तुएं हैं आमतौर पर हम उन्हें दृढ़ पिंड मान सकते हैं, क्योंकि साधारणतः बल लगाने पर उनके आकार में परिवर्तन नगण्य होता है या नहीं होता है। तो ऐसे पिंडों को दृढ़ पिंड कहा जा सकता है। अब आइए हम कुछ दृढ़ पिंडों की बात करते हैं जिसमें एक समान छड़ और इसका द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या होगी। तो जैसा कि एक समान छड़ के लिए हम बात कर रहे हैं, तो एक समान छड़ को हम इस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं चित्र में। एक ऐसी छड़ जिसकी मोटाई पूरी लंबाई के सापेक्ष एक समान बनी हुई है, इस छड़ को हम एक समान छड़ कहते हैं। इस छड़ का कुल द्रव्यमान है m और कुल लंबाई है l। इसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को हम इसके ज्यामितीय मध्य बिंदु से प्रकट कर सकते हैं। ये इसका ज्यामितीय मध्य बिंदु है। अगर इस स्ट्रक्चर का सेंटर देखेंगे तो ये बिंदु आ जाएगा। तो यह बिंदु इसका द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा। द्रव्यमान केंद्र की एक विशेषता होती है कि इस बिंदु के परितः जो द्रव्यमान का वितरण होता है वो एक समान प्रतीत होता है, एक समान होता है। तो अब इस बिंदु की देखिएगा, ऊपर की ओर जिस प्रकार से द्रव्यमान का वितरण है वैसा ही नीचे की ओर भी है, वैसा ही लेफ्ट हैंड में भी है और वैसा ही राइट हैंड में भी है, यानी कि बाएं पक्ष में और दाहिने पक्ष में एक जैसा, ऊपर नीचे एक समान द्रव्यमान का वितरण है। तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, इसका जो ज्यामितीय केंद्र बिंदु होगा उस बिंदु पर इसका द्रव्यमान केंद्र स्थित होगा। तो ये एक समान छड़ के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति हुई। दूसरा बात कर लेते हैं वृत्तीय वलय पर। वलय यानी कि जिसका द्रव्यमान उसकी परिधि पर स्थित होता है। माना कि एक वलय है, वलय की ये विशेषता होती है कि बीच में से खोखली होती है और इसका संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ पाया जाता है, इसकी परिधि पर पाया जाता है। ये इसकी परिधि है, ये वलय कहलाती है। अगर अपन दैनिक जीवन में देखें तो हाथ में पहने जाने वाला कड़ा, ये देखिएगा कड़ा जो है ये एक वलय आकार का है, क्योंकि इसका द्रव्यमान सारा कहाँ, इसकी परिधि पर स्थित है। तो ये वलय है। इस वलय का द्रव्यमान केंद्र इसका केंद्र बिंदु होगा। माना कि इसका द्रव्यमान m है और त्रिज्या कैपिटल R है। तो इसका द्रव्यमान केंद्र हम इसके केंद्र बिंदु से प्रकट करेंगे। ये इसका द्रव्यमान केंद्र की स्थिति हुई। नंबर 3, अगर वृत्तीय चकती की बात करें तो ये एक चकती है। चकती और वलय में अंतर ये हुआ कि चकती के अंदर जो द्रव्यमान का वितरण होता है ये पूरे क्षेत्रफल में होता है, यानी कि अंदर से ठोस होती है इस प्रकार से। ये प्लेट है, आकार इसका वृत्तीय आकार है। थोड़ी सी मोटाई बता दी हमने इसकी। और इसमें अंतर यह है कि अंदर से खोखली है, यानी कि आर पार है, और यहाँ ये आर पार नहीं है बल्कि पूरी प्लेट बनी हुई है।
है ना, द्रव्यमान अंदर भी स्थित है। तो इसका माना कि द्रव्यमान कैपिटल M है, इसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र भी इसका केंद्र बिंदु होगा। तो इसका जो केंद्र बिंदु होगा चकती का, वो इसका द्रव्यमान केंद्र होगा। अब बात कर लेते हैं आयताकार प्लेट पर। मैं नंबरिंग पीछे कर देता हूं इनके, ताकि आपको समझने में ठीक रहेगा। यदि आयताकार प्लेट है इस प्रकार की, इसकी मोटाई, इसकी लंबाई और चौड़ाई की तुलना में नगण्य है। ध्यान दीजिएगा, प्लेट है ये, इसकी मोटाई को हम नगण्य मान सकते हैं। यहाँ बता जरूर रहा हूं मैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। बाकी इसकी मोटाई नगण्य है। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। तो जब हम आयत की बात करते हैं तो मोटाई की बात कभी नहीं करते, तो इसकी मोटाई को नगण्य माना गया है। इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? तो इसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति होगी इनके विकर्णों के कटान बिंदु पर। ये दोनों इनके विकर्ण हैं, तो इसका जो ये कटान बिंदु आ रहा है ये इसका द्रव्यमान केंद्र होगा। तो आयताकार प्लेट हो चाहे समानांतर चतुर्भुज आकार की हो, उसमें भी यही बात होगी कि इसका जो कटान बिंदु होगा विकर्ण का, उस पर इसका द्रव्यमान केंद्र स्थित होगा। तो ये आयताकार प्लेट के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति आ गई। अब बात कर लेते हैं हम त्रिभुजाकार प्लेट की। तो माना कि ये त्रिभुजाकार प्लेट है, ABC एक त्रिभुज है, यह त्रिभुज के आकार की प्लेट है। तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ स्थित होगा? तो इसका द्रव्यमान केंद्र हमें ज्ञात करना है, तो हम इसकी माध्यिका निकालेंगे, अर्थात भुजा का मध्य बिंदु लेंगे पहले तो, और सामने वाले शीर्ष से उसको मिला देंगे। तो आप देखिएगा कि हमने ये माध्यिकाएं बना दी है, ये तीनों माध्यिकाएं कहलाती हैं इस त्रिभुज की। तो इन माध्यिकाओं का कटान बिंदु ये इसका द्रव्यमान केंद्र होगा। तो त्रिभुजाकार वस्तु का द्रव्यमान केंद्र उनके माध्यिका के कटान बिंदु पर स्थित होता है। तो ये त्रिभुजाकार प्लेट के लिए बात हो गया। अब आइए बात करते हैं बेलनाकार छड़ के लिए। अगर एक बेलनाकार छड़ है, सपोज एक बेलन के आकार की छड़ है, ये बेलन का आकार हो गया, इसकी लंबाई L, इसको बेलन की अक्ष बोलते हैं। ये जो मध्य में स्थित होती है, ये इसके दोनों सिरे हैं, इसको टॉप और इसको बॉटम बोलते हैं। तो और इसकी त्रिज्या माना कि R है। तो इस बेलनाकार वस्तु का, त्रिभुजाकार वस्तु 5 नंबर और बेलनाकार वस्तु 6 नंबर से प्रकट हो रही है। तो बेलनाकार छड़ का द्रव्यमान केंद्र इसकी अक्ष पर स्थित होगा और अक्ष का मध्य बिंदु होगा। ध्यान दीजिएगा, ये इसकी अक्ष है और ये अक्ष का मध्य बिंदु हुआ, यानी कि नीचे से L/2 ऊंचाई पर होगा। अगर ऊंचाई L है इसकी, तो L/2 ऊंचाई पर होगा और अक्ष पर स्थित होगा। यह बेलनाकार छड़ के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति हो गई। अब बात कर लेते हैं गोले पर, कि गोले का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? तो गोला एक त्रिविमीय आकृति है। ध्यान दीजिएगा, वलय द्रव्यमान परिधि पर है, शक्ति द्रव्यमान क्षेत्रफल में है, और गोला जो है यह एक त्रिविमीय आकृति है। और त्रिविमीय आकृति है यानी कि इस प्रकार से उभरा हुआ है। ये गोले का उदाहरण है बॉल, जो बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट की बॉल कह सकते हैं, वह एक गोला आकार होता है। या फिर अगर अपन बात करें तो मोतीचूर का लड्डू, वो भी एक गोली आकृति होती है, गोल। आप सभी जानते हैं, इसमें कोई विशेष ऐसी बात नहीं है आकृति को समझना। तो ये एक गोलाकार वस्तु है जिसका द्रव्यमान M है, ये इसका केंद्र हुआ, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। तो इसका जो केंद्र होगा वह इसका द्रव्यमान केंद्र होगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास होगा। तो 7वां गोला और गोले का द्रव्यमान केंद्र उसका केंद्र बिंदु होगा। अब बात करते हैं शंकु पर, कि शंकु का द्रव्यमान केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो शंक्वाकार आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। ये एक शंकु का आकार की वस्तु है, कोन कह सकते हैं हम इसको, और ये ठोस शंकु है। ये इसका ऊपर शीर्ष कहलाता है, ये इसका आधार कहलाता है। ये शंकु की ऊंचाई है L, ये शंकु की त्रिज्या कहलाती है
इसको h से प्रकट करते हैं सामान्यतः, और इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं l। ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। ये शीर्ष सामान्यतः a से प्रकट होता है। तो यह एक ठोस शंकु है और हम इसकी द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को जानना चाहते हैं। तो इसका द्रव्यमान केंद्र इसके आधार से, ये जो शीर्ष को मिलाने वाली रेखा है, इस पर आधार से h/4 ऊंचाई पर होगा। ये सेंटर ऑफ मास, ये जो स्थिति होगी ये कितनी होगी? ये h/4 आधार से, यहां से h/4 ऊंचाई पर इसका द्रव्यमान केंद्र स्थित होगा शंकु के लिए। अब आ जाइए बात कर लेते हैं घनाभ या घन आकृति के लिए। तो यह भी एक त्रिविमीय आकृति है, घन या घनाभ, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई कह सकते हैं। तो इस प्रकार की आकृति को हम घनाभ कहते हैं, और सभी भुजाएं यदि समान हो तो वो घन होगा। तो घन या घनाभ दोनों मिलती जुलती आकृतियां हैं, सिर्फ भुजाओं की लंबाइयों का अंतर होता है। तो इस प्रकार की आकृति ये घनाभ आकृति हो गई। तो इस आकृति का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? इसमें भी विकर्ण की बात होगी, पर ध्यान दीजिएगा विकर्ण कौन सा होगा। अगर हम एक इस बिंदु की बात कर रहे हैं तो ये वाला कोना और ये वाला कोना, ये डायगोनल हो गए इसके, ये विकर्ण कहलाएगा। अब यदि हम इसकी बात करें तो इसका किसके साथ हो जाएगा विकर्ण? इसके साथ हो जाएगा, तो ये विकर्ण हो गया। तो विकर्णों का कटान बिंदु द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा। ये 9 नंबर की आकृति हमारी घन या घनाभ के लिए, तो इसमें भी विकर्णों का कटान बिंदु द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा। अब यदि अर्धगोला है तो क्या होगा? अर्धगोले के अंदर बात करते हैं तो अर्धगोलाकार आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। एक गोले को यदि काट दिया जाए तो ये अर्धगोला बनेगा। ये इसकी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या के बराबर है, माना कि द्रव्यमान कैपिटल M और त्रिज्या R है। तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा वह इसके आधार से R/8 ऊंचाई पर होगा। यानी कि ये जो ऊंचाई होगी, ये सेंटर ऑफ मास हुआ इसका, और ये ऊंचाई होगी इसकी R/8। आधार से इतनी ऊंचाई पर होगा अर्धगोले का द्रव्यमान केंद्र। अब खोखले शंकु की यदि बात की जाए तो ऊपर जो बात की थी हमने वो ठोस शंकु था, और अब ये जो बात होगी ये खोखला शंकु होगा। जैसे आइसक्रीम का कोन होता है ना, हम उस कोन की बात कर लेते हैं। तो ये एक खोखला शंकु है, अंदर से खोखला है। ये इसका शीर्ष हुआ, ये इसका आधार हुआ, इसको त्रिज्या कहेंगे। ये शीर्ष, ये तिर्यक ऊंचाई, और ये इसकी ऊंचाई कहलाती है, h से प्रकट करते हैं। तो खोखले शंकु का द्रव्यमान केंद्र शीर्ष को आधार से मिलाने वाली लंब रेखा पर होगा, और इसकी जो ऊंचाई होगी आधार से वो h/3 होगी। ध्यान दीजिएगा, ठोस में h/4 थी, यहां पर h/3 होगी। ये हमारी 11 नंबर की जो आकृति है, जिसको खोखला शंकु कहा है हमने, उसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का व्यंजक आया। तो इस वीडियो में इतनी ही बात करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।